क्वेश्चन लिखेंगे कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड एंड लिमिटिंग वोल्टेज 300 वोल्ट, limiting voltage 300 volt. Find the number of such capacitor required. Find the number of such capacitor required to form capacitance capacitance 5 माइक्रोफैराड। पहला वाला कितना था? 2 था। 5 माइक्रोफैराड एंड लिमिटिंग वोल्टेज 1000 वोल्ट। सोचिए तो जरा सा, लिमिटिंग वोल्टेज कहने का मतलब उस वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा तो वो कैपेसिटर जल जाएगा, खराब हो जाएगा, काम नहीं करेगा। नहीं, किसी के पास नहीं। हाँ 40 लगता है आपको सही है? नहीं लगता? 40 ही सही है, लगता है ना? नहीं लगता? थोड़ा बहुत लगता है, गलत है। सही लग रहा है? मतलब ऐसा क्या होता है, लग भी रहा है नहीं भी लग रहा है? आया होगा तो आया होगा, नहीं आया होगा नहीं आया होगा। आया? हाँ तो फिर ठीक ही है, 40 ही आंसर है। देखो बहुत गए गुजरे हो आप सब, पता नहीं दिन भर क्या करते, कौन से फालतू फंड के दिमाग में रहते हैं। एक कैपेसिटर है जो 300 वोल्ट से ज़्यादा पे टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है। और हमको जो बनाने हैं, क्या बनाने हैं? एक ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस कितनी हो, 5 माइक्रोफैराड हो, और जितो कितना पे काम करे, 1000 वोल्ट पे काम करे। तो बताओ, एक कैपेसिटर 300 पे काम कर रहा है, तो अगर 2 को सीरीज में लगा देंगे तो कितने पे काम हो जाएगा? 600 पे। 3 को लगा देंगे 900 पे, अभी भी 1000 नहीं हुआ। 4 को लगा देंगे तो 1200 पे। तो जो चीज़ 1200 पे काम कर सकती है वो 1000 पे भी काम कर सकती है, मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1200 हुआ, बराबर। तो 1200 तक काम कर सकता, मतलब 1000 पे भी अगर हम इसे काम कराएं तो काम करेगा। तो 3 कैपेसिटर को अगर काम कराओगे तो 900 से ऊपर में ये जल जाएगा, जबकि हमको जो अप्लाइड करना है वोल्टेज कितना करना है? 1000 करना है। तो 1000 पे वर्क करना चाहिए, तो इसलिए सीरीज में कितने लगाने पड़ेंगे? 4। तो जब 4 लगा दिए तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी बताओ? 2.2/4 कितना? 0.5। लेकिन 0.5 तो चाहिए नहीं, हमको कितना चाहिए? 5। तो 0.5 एक लाइन का 0.5 है, कितने लाइन चाहिए ऐसे पैरेलल में? ऐसे 10 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 लाइन चाहिए। हर लाइन में 4 कैपेसिटर, नंबर ऑफ लाइन 10, तो टोटल कितना हो गया? 40 हो गया। एक लाइन में 4, नंबर ऑफ लाइन 10, 40 कैपेसिटर रहेगा, तो ऐसा होगा। ये आंसर बराबर। ये इसमें कौन सा मैथ था बताओ? ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा था? कुछ भी तो नहीं लग रहा था, लॉजिक ही लग रहा था, जो कि आप नहीं लगाए, बेच के रखते हैं। ऐसा लगता है कि रट लेने से काम हो जाएगा। देखो मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ इसका। नंबर ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला हो जाता है C डैश बाय C
इंटू वी डैश बाय वी का होल स्क्वायर। बस वी डैश बाय वी अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो बड़ा इंटीजर लेना है, बड़ा इंटीजर लेना है। फॉर्मूला से देखो, नंबर ऑफ कैपेसिटर इक्वल टू सी डैश बाय सी। चाहिए 5, एक का है कितना 2, हमको 1000 पे काम कराना है, एक काम कर सकता 300 पे, वी डैश बाय वी तो 2.5 इंटू 3.33 का स्क्वायर। हमने बोले कि अगर फ्रैक्शन में आए तो क्या लेना है, बड़ा इंटीजर। तो 3.3 से बड़ा इंटीजर कौन, 3.33 के पास 2 ही इंटीजर है, या तो 3 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं। मैं बोल रहा बड़ा इंटीजर ले लो 16, तो आ गया 40, बराबर। हाँ कि नहीं, फ्रैक्शन में आएगा, ये यही बता रहा है कि 3 से काम नहीं चलेगा, 4 कैपेसिटर सीरीज में लगानी पड़ेगी, मतलब इसलिए बड़ा इंटीजर ले रहे हैं। ठीक है, कि 3 से काम नहीं चल रहा है और 4 वाला लगाएंगे तो काम चल जाएगा। बना दो। लिखेंगे टॉपिक, शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू स्फीयर। शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू स्फीयर। मान लो एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r1 है, इस पे चार्ज q1 है, इसकी वोल्टेज v1 है, इसका कैपेसिटेंस c1 है। दूसरा स्फीयर है जिस पे चार्ज q2 है, इसकी वोल्टेज v2 है, इसकी रेडियस r2 है, इसकी कैपेसिटेंस c2 है। तो c2 का मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2, c1 का मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1, v1 का मतलब k q1 बाय r1, v2 का मतलब k q2 बाय r2। ये जो q1 है इसका मतलब हो गया c1 v1, और ये जो q2 है इसका मतलब हो गया c2 v2, बराबर। अगर इसे कनेक्ट कर दिया जाए वायर से कनेक्ट कर दिया जाए तो कॉन्सेप्ट क्या है कि वो चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों का वोल्टेज सेम ना हो जाए। तो फाइनली एक की रेडियस r1, दूसरे का रेडियस r2, इसकी कैपेसिटेंस c1, इसका कैपेसिटेंस c2, इस पे जो आ गया उसे मैं q1 डैश कह देता हूँ और इस पे जो चार्ज रह गया उसे मैं q2 डैश कहता हूँ। वोल्टेज तो दोनों का क्या रहेगा, सेम, तभी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बंद होगा। तो दोनों को मैंने v और v मान लिया। तो ये q1 डैश को क्या बोलेंगे बताओ, c1 इंटू वी, और q2 डैश को क्या बोलेंगे c2 इंटू वी। तो चार्ज तो हमेशा कंजर्व रहता है, पहले जितना चार्ज था, पहले कितना चार्ज था q इक्वल टू q1 प्लस, बाद में वही होगा q1 डैश प्लस q2 डैश, बराबर। तो q1 डैश को क्या लिख सकते बताओ, c1v प्लस c2v। तो v इक्वल टू क्या आया फॉर्मूला, यहाँ से जो कॉमन वोल्टेज है उसका फॉर्मूला क्या आया, c1v1 प्लस c2v2 बाय c1 प्लस c2। इसी को हम q1 प्लस q2 बाय c1 प्लस, इसी को हम लोग टोटल q बाय c1 प्लस c2 कह सकते हैं। देखो ये इनइलास्टिक कोलिजन जैसा है क्या, m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2, कॉमन वोल्टेज कॉमन वेलोसिटी, वैसा ही है। इनइलास्टिक कोलिजन का फॉर्मूला याद है, बताओ तो इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस का फॉर्मूला, भैया जी आप बताइए। क्यों नहीं याद है,
सर आप बताओ। V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर। हाँ, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। आप बताओ, आप बताओ। अच्छा ये बताओ कि आप लोग जो पुराना लेसन्स पढ़े हो फिजिक्स केमिस्ट्री का, उसके शॉर्ट नोट्स सबके बने हैं, बन गए? सबके पास शॉर्ट नोट्स है? शॉर्ट नोट्स पुराने लेसन्स की रिवीजन कैसे करनी चाहिए, कैसे करना है? मतलब आपको पुराने लेसन्स के फॉर्मूले याद होनी चाहिए, किसी भी वक्त याद होना चाहिए अगर आप जेईई की तैयारी करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका रैंक वैंक अच्छा है। तो ये तभी पॉसिबल होता है, या उसी बच्चे के लिए पॉसिबल होता है जिसके पास हर चीज़ें याद रहती है। भले क्वेश्चंस कोई बने या ना बने, पर फॉर्मूले हमेशा लर्न होना चाहिए, ग्राफ हमेशा लर्न होना चाहिए, दो चीज़ें हमेशा पता होना चाहिए। और ये दो चीज़ें पता कैसे होगी? आप पूरा लेसन रिवीजन करोगे तो उतना समय नहीं मिलता, तो हफ्ते में एक आध दिन, कोई भी दिन तय कर लो, या रेंडमली कभी भी एक दिन 1 घंटे समय दो जिसमें 3-4 लेसन पढ़ डालो, शॉर्ट नोट्स ऐसे ऊपर ऊपर। और ऐसे 3-4 लेसन पढ़ोगे तो हर एक महीने 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन के इंटरवल पे जो है रिपीट होता है, चीज़ें आता है। 2-3 महीने में ऐसा होगा कि वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर दिमाग में नहीं भूलेगा। और दिमाग में जब ये सब चीज़ें बैठना चालू होगा तभी आपके अंदर परफेक्शंस आएंगे। जो आप बोलते हैं सिली मिस्टेक्स क्यों होते हैं, तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि सिली मिस्टेक्स और स्लो, ये दोनों का एक ही कारण है, वो ये है कि थ्योरी परफेक्शन से नहीं आता, फॉर्मूला परफेक्शन से नहीं आता। एक फॉर्मूला सोचने में अगर कोई 40 सेकंड दे रहा है, इसका मतलब 40 सेकंड उसका वेस्ट हो रहा है। और अगर फॉर्मूला सोचने में अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगे तो वो 40-50 सेकंड लोगों से आगे रहेगा हर क्वेश्चंस में। मतलब 1 मिनट तो वो सोचने में ही लगा दिया कि लगाना क्या है, और कोई बंदा 1 मिनट में 2 क्वेश्चंस बना के निकल लिया। तो दोनों को नॉलेज बराबर ही था, नॉलेज में कोई कमी नहीं थी, बट स्पीड की वजह से वो आगे निकल गया और दूसरा पीछे रह गया। और जो आगे निकल गया उसकी मिस्टेक्स होने की भी चांसेस कम थी क्योंकि उसको चीज़ें परफेक्ट तरीके से याद थी, और जो पीछे रह गया उसके मिस्टेक होने के भी चांसेस ज़्यादा क्योंकि चीज़ें परफेक्ट तरीके से याद नहीं है। वो 40-50 सेकेंड 1 मिनट लेकर के फॉर्मूला रिकॉल करने का प्रयास कर रहा है और उसमें कोई मिस हो गया, प्लस की जगह माइनस, तो फिर उसका आंसर अलग आ जाता है। Q1 प्लस Q2 ये हो गया C1 V1। इससे हमने कॉमन वोल्टेज निकाल लिए। तो इस फॉर्मूला को देख के ये समझ में आ रहा है कि जैसे वहाँ इनइलास्टिक कोलिजन में लॉस हुआ था एनर्जी का, वैसे यहाँ पर भी एनर्जी का लॉस होगा। अब कैसे होगा एनर्जी का लॉस, तो वो निकालने का प्रयास करते हैं। लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस का मतलब होता है कि फाइनल छोटा है, इनिशियल बड़ा है। फाइनल एनर्जी कम है और इनिशियल एनर्जी, तभी तो लॉस हुआ ना। अगर फाइनल एनर्जी ज़्यादा हो गया इसका मतलब गेन हो गया। तो यहाँ मैं लॉस लिख रहा हूँ, इसका मतलब फाइनल माइनस क्या करना है, इनिशियल। तो एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल करना है, और इसमें माइनस साइन आ जाएगा तो इसलिए मैं मॉड लगा देता हूँ। मतलब मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो इनिशियल माइनस फाइनल कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल में क्या आने वाला, माइनस साइन आ जाएगा। तो इनिशियल माइनस फाइनल कर लेता हूँ। इनिशियल माइनस फाइनल क्या होगा, तो देखो आप ध्यान से, इनिशियल एनर्जी पहले वाले में कितनी एनर्जी था, हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर। दूसरे वाले में हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये हुआ। फाइनल वाले में, पहले वाले में हाफ C1 V स्क्वायर, दूसरे वाले में हाफ C2 V स्क्वायर, यही है ना। अब इसमें से देखो हाफ कॉमन ले लेते हैं, ये हुआ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, माइनस यहाँ कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा क्या, C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। ऐसे टाइप के डेरिवेशन आपका पढ़े होंगे कोलिजन में, पढ़े क्या, याद आ रहा है कुछ कोलिजन में एनर्जी लॉस? नहीं, ठीक, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ। हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 V मतलब कॉमन वोल्टेज ये वाला, इसको स्क्वायर करना है। स्क्वायर करेंगे तो नीचे में हो जाएगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ऊपर में A प्लस B का होल स्क्वायर, क्या होगा A स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर B स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2AB 2C1 C2 V1 V2, यही हो जाएगा।
यहाँ से एक C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा, हाफ, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम ले लेता हूँ, पूरा एलसीएम हो जाएगा C1 प्लस C2। तो इसको मल्टीप्लाई करना C1 प्लस C2, तो पहले C1 से करते हैं, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर इसको उसके साथ C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये माइनस के साथ ये लिखना पड़ेगा, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। अब देखो कुछ कैंसिल हुआ, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ऊपर में जितने टर्म बचे हैं, 3 टर्म बचे, सब में C1 C2 है, तो बाहर आ जाएगा हाफ C1 C2, नीचे में C1 प्लस C2, पहले वाले जगह में बच गया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, तो ये हो गया A माइनस B का होल स्क्वायर, तो हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। वहां पर भी था ऐसा, हाफ M1 M2 बाय M1 प्लस M2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये हुआ एनर्जी लॉस। इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी लॉस का जो फॉर्मूला हो गया हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये हो गया एनर्जी लॉस का फॉर्मूला। अब बोलेंगे कि बाद में जो चार्ज है Q1 और Q2 वो कैसा है, कितना है वो बताओ। तो Q1 इक्वल टू C1V, तो देखो V के जगह पे लिख सकते हैं Q बाय C1 प्लस C2, तो इस हिसाब से हम ये Q1 डैश को क्या लिख सकते हैं, Q1 डैश इज इक्वल टू C1 Q बाय C1 प्लस C2, और Q2 डैश को क्या लिख सकते हैं, C2 इंटू Q बाय C1 प्लस C2, बराबर। अब देखिए पैरेलल में चार्ज किस रेशियो में बढ़ता है, रेडियस के रेशियो में, पैरेलल में कैपेसिटेंस के रेशियो में। अभी तो कल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था ना, 2 दिनों से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ाया ना सर्किट में, देखो तो पढ़ाया तो नहीं, 4 5 6 क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो उसमें पैरेलल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते थे कौन से रेशियो में, कैपेसिटेंस के रेशियो में। ये भी तो वही है ना, देखो है ना, डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा C1 बाय C2। और इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ाए थे हमने कि बॉल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है रेडियस के रेशियो में, वो भी यहीं से आएगा। देखो R1 की जगह लिखूंगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू Q बाय, नीचे में दोनों को ऐड करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, R1 प्लस R2। उसी तरीके से यहाँ पर ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होने वाला, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, R1Q बाय R1 प्लस R2। वही फॉर्मूला यहाँ पर भी R2Q बाय R1 प्लस R2। तो देखो डिवाइड करके देखो तो रेडियस के रेशियो में है, रेडियस के रेशियो में बैठ रहा है, तो कैपेसिटेंस का रेशियो रेडियस के रेशियो सेम है, हाँ कि नहीं, हाँ हाँ। तो अब ये सब देख करके आपको क्या लग रहा है, ये जो कॉम्बिनेशन हमने कनेक्ट किए वो सीरीज है कि पैरेलल है, ऐसे देखने से लग रहा है सीरीज है, लेकिन एक्चुअली में फॉर्मूला को देखने से समझ में आ रहा है कि वो कौन सा है, फाइनल फॉर्मूला किसका है, पैरेलल का है कि सीरीज का है, पैरेलल का है। इसका मतलब आपको ये थ्योरेटिकल सवाल पूछा जाएगा कि ये सीरीज है तो कि पैरेलल, तो आप क्या बोलोगे, पैरेलल कनेक्शन है। दो बॉल को कनेक्ट करने वाला जो प्रोसेस है वो कैसा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन, बराबर है। चलो लिख डालो। नेक्स्ट लिखो टॉपिक नोडल एनालिसिस, नोडल एनालिसिस। जैसे मान लो एक सवाल है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है
ये 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, मान लीजिए ये 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है और ये 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है। इसमें बोलेगा कि यहाँ कितना चार्ज है, यहाँ कितना चार्ज है, यहाँ कितना चार्ज है। वो चार्ज निकालने का एक प्रोसेस तो ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ आपको। क्या करना है, सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है और सी इक्विवेलेंट के बाद चार्ज टोटल निकालना है और उसे फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अभी ये दूसरा तरीका से इसी सवाल को बनाने के लिए सिखा रहा हूँ। देखो, इसमें हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं जो बाहर से फिजिकली कनेक्टेड नहीं है। तो ये पॉइंट ढूंढो तो मिलेगा जो कि बाहर से फिजिकली कनेक्टेड नहीं है। क्या कनेक्टेड नहीं है? प्लेट के बाजू में प्लेट है, बीच में तो कोई दूसरा मीडियम है ना। ऐसा वायर से कनेक्टेड नहीं होता ना कैपेसिटर, एक प्लेट दूसरा प्लेट कनेक्टेड नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे इसका मतलब ये जो तीनों टुकड़ा है वो बाहर से फिजिकली कोई कनेक्टेड नहीं है। तो अगर फिजिकली कनेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब ये एक आइसोलेटेड पार्ट हो गया। तो अगर ये बैटरी हम इस पे नहीं भी लगाएंगे और लगा भी देंगे, दोनों में से किसी चीज से ये आइसोलेटेड सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर बैटरी नहीं लगाएंगे तो आइसोलेटेड सिस्टम पे चार्ज 0 था क्योंकि बाहर से कनेक्टेड नहीं था। तो बाद में भी इस पे चार्ज क्या रहेगा, 0। क्यू इनिशियल 0 और क्यू फाइनल भी 0। यही कॉन्सेप्ट है जो हमको लगाना है नोडल एनालिसिस में। अब कैसे लगाना है, तो उसके लिए अपन लोग रेफरेंस का वोल्टेज 0 मानते हैं। पोटेंशियल जो है वो ऐसा क्वांटिटी है जो हम लोग हमेशा चेंज, मतलब बोलते तो हैं पोटेंशियल लेकिन वो हमेशा चेंज होता है। मतलब एक को रेफरेंस मानते हैं, दूसरे जगह का लिखते हैं, बराबर। यही कंसेप्ट पोटेंशियल एनर्जी के लिए है और सेम कॉन्सेप्ट पोटेंशियल के लिए। जैसे 10 वोल्ट यहाँ पर है, इसका मतलब इस जगह का 0 है तो इस जगह का 10 है, इस जगह का 10 है तो इस जगह का 20 है, यहाँ का 5 है तो यहाँ 15 है। ठीक है, उसके बीच का डिफरेंस है ये 10। ये जो 10 दिया है वो 10 का मतलब हुआ डिफरेंस ऑफ वोल्टेज दिया, बराबर। तो अपने ऊपर रहता है, कहीं पर भी आप मान लो, अगर सर्किट में कहीं अर्थिंग किया हुआ तो उस जगह 0 मान लो, नहीं तो किसी भी जगह आप 0 मान सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं इस तरफ मान लिया 0 वोल्ट, तो यहाँ पर इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। ये वायर यहाँ से कनेक्टेड है तो इस जगह का भी क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। और ये वायर इधर से भी कनेक्टेड है तो यहाँ का भी क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। ये जो नोड है इसका वोल्टेज हमको पता नहीं था, हमने x मान लिया। ठीक है, अब जो चार्ज यहाँ से जाएगा मान लो वही चार्ज इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। तो ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस और माइनस। तो अगर ये चार्ज मान लो q है तो यहाँ माइनस q, और यहाँ q1 है तो यहाँ प्लस q1, और यहाँ q2 है तो यहाँ प्लस q2। तो माइनस q प्लस q1 प्लस q2 सबको मिला के कितना होना चाहिए, 0। तो ये किसको माइनस किसको प्लस करना है। अगर माइनस प्लस के लोचे में नहीं पढ़ना है, माइनस प्लस के लोचे में नहीं पढ़ना है तो उसमें सिंपल कॉन्सेप्ट लगाते हैं, अंदर वाला माइनस बाहर वाला इनटू कैपेसिटेंस। चार्ज का फॉर्मूला आता है C इंटू V। तो इस पे कितना चार्ज होगा, तो डिफरेंस ऑफ वोल्टेज इनटू कैपेसिटेंस। इस पे कितना चार्ज होगा, तो डिफरेंस ऑफ वोल्टेज इनटू कैपेसिटेंस। इस पे कितना चार्ज होगा, तो डिफरेंस ऑफ वोल्टेज इनटू कैपेसिटेंस। और सभी को ऐड करके क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी काम आएगा, करंट में भी काम आएगा। तो इसलिए ध्यान देना है क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, अंदर वाला माइनस बाहर वाला इनटू कैपेसिटेंस। अंदर वाला x है, बाहर वाला 10 है, तो x माइनस 10 इनटू कैपेसिटेंस 2 प्लस, फिर अंदर वाला माइनस बाहर वाला x माइनस 0 इनटू कैपेसिटेंस 1, फिर प्लस अंदर वाला माइनस बाहर वाला x माइनस 0 इंटू 3। इस सब को हमेशा क्या कर देना है, 0। अगर आपको सभी को प्लस प्लस ही लिखना है, मतलब प्लस माइनस के लोचे में नहीं पढ़ना है, तो आप सीधा सीधा करो अंदर वाला माइनस बाहर वाला, अंदर वाला माइनस बाहर वाला, अंदर वाला माइनस बाहर वाला। नहीं तो यहाँ का चार्ज माइनस में लिखना पड़ता, और माइनस कहने का मतलब यहाँ आपको 10 माइनस एक्स लिखना पड़ता। क्या लिखना पड़ता, 10 माइनस एक्स, बराबर। ये नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पर जो चार्ज है वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव कहने का मतलब जो ये प्लस है ये माइनस है, तो जो चार्ज आ रहा है वो इधर से आ रहा है, उस चार्ज को उल्टा करके लिखना है। तो x माइनस 10 जो है उसकी जगह पे 10 माइनस एक्स लिखेंगे। तो वैसा यहाँ पर माइनस लगाएंगे और यहाँ 10 माइनस एक्स लिखेंगे, तब भी वही बात होगी। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर ये है कि इस लोचे में ही नहीं पढ़ना है, हमेशा नोड के अंदर वाला और बाहर वाला का वोल्टेज डिफरेंस इंटू कैपेसिटेंस कर देना। इसको सॉल्व करके x निकालेंगे, x इस जगह का वोल्टेज है। देखो इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2x माइनस 20 प्लस x प्लस 3x इक्वल टू 0। 3x प्लस x प्लस 2x, 6x इक्वल टू 20, x की वैल्यू 10/3।
तो इस जगह का जो वोल्टेज हो गया वो कितना हो गया, 10/3 आ गया। अब 10/3 वोल्ट आ गया तो इस पे चार्ज कितना है निकालना है। इस पे जो चार्ज कितना है वो निकलेगा कैसे बताओ, 10/3 और 0 के बीच का डिफरेंस, तो इंटू 1, 10/3 माइक्रोकूलम। इस पे चार्ज कितना है निकालना, तो 10/3 और 0 के बीच का डिफरेंस 10/3 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 30/3 माइक्रोकूलम, मतलब 10 माइक्रोकूलम बराबर। अब 30/3 प्लस 10/3 जो यहाँ से आया होगा, तो यहाँ से कितना आया 40/3 माइक्रोकूलम। अब इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से बना लेते हैं जैसे पहले बनाते थे, उस तरीके से बनाएंगे। तो सी इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, सी इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, सी इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। देखो 1 और 3 पैरेलल, 4 इंटू 2 बाई 4 प्लस 2 6, तो ये कितना हो गया, तो Q जो टोटल निकलेगा वो कितना निकलेगा 10 इंटू 4/3, कितना निकला बताओ। देखो पहले वाले कैपेसिटर में इतना ही चार्ज है, अब यही बटेगा दो हिस्से में, पैरेलल है, ऊपर में 3x इधर x 4x, तो x की वैल्यू 10/3, तो ये हो गया 10/3 और ये हो गया 30/3। तो आप एक तरीका ये था जिससे कि पहले बनाते थे, और दूसरा तरीका ये है जिससे कि बाद में बना सकते, इसमें हम उस पॉइंट का पर्टिकुलर वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। इसी को कहते हैं नोडल एनालिसिस। बना लो, हो जाए एक और। ट्वेंटी वोल्ट, 5 वोल्ट, 2 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, इस जगह का वोल्टेज निकालना। इस सवाल में मैं पहले से बना देता हूँ, इस जगह 0 मान लेते हैं, तो इस जगह +5 हो जाएगा और इस जगह +20 हो जाएगा। तो x - 20 इंटू 3 प्लस x - 0 इंटू 2 प्लस x - 5 इंटू 1 इक्वल टू 0।